जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, ओके, तो रेलवे ग्रुप डी के हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक किए गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11, ठीक है, ये भाग 2 है, ठीक है। और इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। हम बात करें अनुच्छेद 1 से 4, तो ये कौन सा भाग है? ये भाग 1 है, ठीक है। और इसमें जो है भारत राज्यों का संघ होगा और भारत की सीमा वगैरह का उल्लेख किया गया है भाग 1 में, अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक है। हम बात करें भाग 3 की, तो भाग 3 में क्या बताया गया है? तो भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं। और फंडामेंटल राइट जो हैं इनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, ठीक है। मूल अधिकार, यदि हम बात करें कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ के? अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं। और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 ये किस भाग में आता है? तो ये भाग 4 में आता है, ओके। और इसमें नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व इसमें बताए गए हैं, ठीक है। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कुछ भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में और स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो जो लोकसभा अध्यक्ष है ये अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग जब करता है जब वोट बराबर बराबर के नाते टाई हों। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हम बात करें अनुच्छेद 100 की, ठीक है, अनुच्छेद 100 का 1, ठीक है। और इसके तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत, कास्टिंग वोट को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करता है जब किसी विषय में हुए मतदान बराबर हो, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 101 के तहत, ठीक है। दोस्तों, लगभग सभी टॉपिक पर तो हम वीडियो बना रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन यदि आपको बहुत ही कम समय में रिवीजन करना है तो आप हमारी करंट अफेयर्स और साइंस की ई बुक को बाय कर सकते हैं, ठीक है। अभी पिछले 2 वर्षों का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो पिछले 1.5 से 2 वर्षों का करंट अफेयर्स आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज साइंस का रिवीजन करना है तो साइंस की ई बुक है, ठीक है। दोनों ई बुक को आप बाय कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के तहत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? सबसे पहले याद रखो कि जो राज्यों के राज्यपाल हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अब इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 155 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। हम बात करें अनुच्छेद 153 की, ये भी आपको याद रखना है। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये कहा गया है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में कहा गया है। इसके साथ ही एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल को किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, तो ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद 153 में। तो 153 और 155 दोनों अनुच्छेद याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता? राज्यपाल द्वारा इनमें से कौन पदच्युत नहीं किया जा सकता? तो एक एक करके हम देख लेते हैं। दोस्तों, राज्य वित्त आयोग के जो सदस्य हैं इनको राज्यपाल पदच्युत कर सकता है। एडवोकेट जनरल जो होते हैं इनको भी कर सकता है। राज्य के विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं इनको भी राज्यपाल पदच्युत कर सकता है। लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं इनको राज्यपाल पदच्युत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है।
और यही हमें बताना था, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों हम बात करेंगे नियुक्ति की, कि जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं इनके सदस्य और प्लस में ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्फ्यूज कर देता है। तो सदस्य और अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो दोनों की जो नियुक्ति है ये तो करते हैं राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल करते हैं, लेकिन राज्यपाल पदच्युत नहीं कर सकता। ठीक है, विवाद की स्थिति अगर हो जाती है तो राज्यपाल इनको पदच्युत नहीं कर सकता। ठीक है, इनको केवल और केवल राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। ठीक है, और इसका वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया है। ठीक है, कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पदच्युत कर सकता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 317 में किया गया है। चूंकि हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं ना, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। अब वो जमाना गया कि फलाना अनुच्छेद ये वो, ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं और हम सभी को डिस्कस करेंगे जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और इसका क्षेत्राधिकार यदि बढ़ाना है, ठीक है, तो ये किसके द्वारा बढ़ाया जाएगा? ये बढ़ाया जाएगा संसद के द्वारा। ठीक है, संसद के द्वारा बढ़ाया जाएगा और विधि बनाकर बढ़ाया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 138। ठीक है, अनुच्छेद 138। और यदि ऐसा पूछा जाए 138 1 2, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? 138(2). ठीक है, वैसे इतना डीप तो नहीं पूछता है। ठीक है, एडीपीओ वगैरह जो सिविल जज के एग्जाम होते हैं उनमें पूछता है, आपको केवल 138 याद रखना है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है परंतु भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं है? ऐसे कौन सा मूल अधिकार है जो कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को तो है लेकिन भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं है? तो दोस्तों वो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है ये किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकारों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का वर्णन जो है ये किया गया है भाग 3 में। ठीक है, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और एक अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है। ठीक है, और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। घुमा फिरा कर एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले लेकिन आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? दोस्तों संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास में है? तो केवल और केवल संसद के पास में। ठीक है, और ये जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद के तहत में दिया गया है? तो अनुच्छेद 368। ठीक है, याद रखना, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है याद रखना, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस देश से ली गई है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये प्रक्रिया ली गई है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया? मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो मूल कर्तव्य जोड़े गए भारतीय संविधान में, ठीक है, किस समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए? तो ये षणसिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। पिछले 2 दिनों से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी फैक्टों को जान लो। भारतीय संविधान में षणसिंह समिति की सिफारिशों पर 42वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और इसके द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का। ठीक है, और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का। और
इनको जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। अच्छा, ये 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा, कब जुड़ा? यहाँ से भी तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये जुड़ा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा और 2002 में ये जोड़ा गया। ठीक है, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसमें वर्णन किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। जो पिछले 2 दिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यही पूछे जा रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 का। किस भाग में है? तो भाग 4 का। ठीक है, 2 दिन इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ से जो 8-10 मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छुआछूत को समाप्त किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय केवल और केवल संसद को है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अनुच्छेद याद रख लो यार, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 11, आर्टिकल 11, और इसमें स्पष्ट दिया गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 11 में कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 2 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 सभी को हम जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 2 तो हमने पढ़ लिया कि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 जो है ये कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यह उपबंध करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 3 में। नेक्स्ट वन की बात करें तो भारतीय संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है और ये किस अनुच्छेद में हुआ है? मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो केवल और केवल भारतीय संविधान में एक बार मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है और ये प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरी रामायण को हम पढ़ लेते हैं, मतलब सभी फैक्टों को हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा वर्णित की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 352 में, जो कि राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में और ये कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल इस आशय से लिखित में सूचना दे दे। ठीक है, तो केवल और केवल ये उल्लेख किया गया है एक बार पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का। ठीक है, कहाँ पर? अनुच्छेद 352 में। ठीक है, और वो भी कब इसको जोड़ा गया इस शब्द को? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। ये क्वेश्चन भी तो बन सकता है कि ये जो मंत्रिमंडल शब्द है केवल और केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है, इसको कब जोड़ा गया? तो 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन करके? तो 44वां संविधान संशोधन करके। मैं एक एक कड़ी बताऊंगा, छोटी छोटी चीज बताऊंगा, ताकि आप कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके ना आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में वर्णित है? सबसे पहले आप याद रखो कि वयस्क मताधिकार यानी कि वोट डालने की आयु पहले 21 साल थी। ठीक है, अब इसको घटाकर 28 वर्ष कर दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन करके ऐसा किया गया? 61वां संविधान। क्वेश्चन से ही आंसर हमें पकड़ना है। 61वां संविधान संशोधन करके ऐसा किया गया और 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। अब वयस्क मताधिकार की जो आयु का वर्णन है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 326 में इसका वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 29 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 29 आर्टिकल 29 कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, ठीक है, और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक को सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, ठीक है, ये कहा गया है अनुच्छेद 29 में, और अनुच्छेद 29 ही अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, भारतीय संविधान में शामिल है, ठीक है, कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद शामिल हैं। कितने भाग हैं? तो 22 भाग। और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं भारतीय संविधान में, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी किसी भी राज्य का कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा महान्यायवादी के बारे में, ठीक है। तो महान्यायवादी जो है ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है, देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है, देश का, ठीक है, देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। इसी और महान्यायवादी की जो नियुक्ति का प्रावधान है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं, इसी प्रकार से किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी जो है ये महाधिवक्ता होता है। हमने ये तो देख लिया कि महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत होती है। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, ये भी आपको पता रहना जरूरी है। तो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता की नियुक्ति, पद और दायित्वों का वर्णन किया गया है। दोनों बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का जो अधिकार है, वैसे तो जो ध्वज संहिता है, ठीक है, ध्वज संहिता कब आई थी? तो जो ध्वज संहिता है, ठीक है, ध्वज संहिता ये आई थी 2002 में, ठीक है, ये 2002 में ध्वज संहिता को लागू किया गया था। तो तिरंगा झंडा से संबंधित जितने भी रूल्स हैं सारे के सारे ध्वज संहिता में हैं, ठीक है, और यदि कोई ध्वज संहिता के रूल का उल्लंघन करता है तो फिर उस पर कार्रवाई होती है, ठीक है। अब लेकिन दोस्तों, जो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रध्वज फहराना जो है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19(1) का अनुच्छेद 19(1) का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है? दोस्तों, न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आप समझो। दोस्तों, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से ये संबंधित है, ठीक है, और इसी के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तब वह व्यक्ति उन मूल अधिकारों के उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत में वो बंदा कहाँ जाएगा? तो वो बंदा जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। इसी प्रकार से एक और अनुच्छेद है, एक और आर्टिकल है जो कि आपको याद रखना है, अनुच्छेद 226, ठीक है। और अनुच्छेद 226 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो हाई कोर्ट की शरण में जा सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे आप अनुच्छेद 226 के द्वारा, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे अनुच्छेद 32 के द्वारा, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यानी कि अनुच्छेद 32 है, इसको भारतीय संविधान का हृदय किसने कहा है? तो इसको भारतीय संविधान का जो हृदय है ये कहा है V.R. अम्बेडकर ने। किसने कहा है? V.R. अम्बेडकर ने कहा है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है
कि भारतीय संविधान का हृदय संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने कहा है? VR अम्बेडकर ने कहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 85 के तहत कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें तो भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई है। दोस्तों भारत की जो आकस्मिक निधि है ये कब स्थापित की गई? तो 1950 में स्थापित की गई। और अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 267 के तहत भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना की गई। कब की गई? 1950 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत में सलाह ले सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ऐसा बताऊंगा कि ये लाइफ में आप कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों अनुच्छेद 143 के तहत में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकते हैं? राय, सलाह ले सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 143 यानी कि 143 और 143 सभी को याद आना चाहिए। सभी ने बचपन में या फिर जवानी में इसको यूज़ किया होगा। इसको आई लव यू से हम डिकोड करते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जब कोई किसी को प्रपोज करता है तो बोलता है आई लव यू, यानी कि 143 बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है। ठीक है, तो जब हम किसी को प्रपोज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम किसी को प्रपोज कर रहे हैं, किसी गर्ल्स को प्रपोज कर रहे हैं या फिर गर्ल्स किसी वॉयस को प्रपोज कर रही है। तो ये जो है ये वॉयस है, किसी गर्ल्स को प्रपोज कर रहा है तो वो उसकी राय तो ले रहा है, सलाह तो ले रहा है कि भैया हम तो आपसे लव करते हैं, आप करते कि नहीं करते? ठीक है, तो यदि आप करते हो तो आप हमें बता दो, नहीं करते हो तो ठीक है। तो यही राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं अनुच्छेद 143 के द्वारा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट यदि चाहे तो सलाह देगा। ये अनुच्छेद 143 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह देगा, नहीं चाहे तो सलाह नहीं देगा। लड़की चाहे तो एक्सेप्ट करेगी, सलाह देगी, अपनी राय देगी, नहीं चाहे तो नहीं देगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा लॉजिक है, आप पूरी लाइफ में इसको कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी वर्णन किया गया है? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 52 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति अनुच्छेद 52 में। और हम बात करें 53 की, तो 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव। और अनुच्छेद 61 जो है ये राष्ट्रपति के विरोध में महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया। चारों के चारों अनुच्छेद आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सभी लोगों को पता होगा कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है, इनको नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। और ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 331 में किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 के तहत में राष्ट्रपति के पास में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। लेकिन याद रखना, ये जो एंग्लो इंडियन के लोकसभा में मनोनयन की प्रक्रिया है इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब ये प्रक्रिया नहीं होगी, इसको खत्म कर दिया है। लेकिन जो रिसेंटली लोकसभा के इलेक्शन हुए थे और जो सदस्य नॉमिनेट हो गए थे, अब ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रिया खत्म कर दी तो उनसे कह दें कि भैया आप तुम घर जाओ, अब तुम लोकसभा के सदस्य नहीं हो। ऐसा नहीं है, जब तक री इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक जो सदस्य नॉमिनेट हो गए हैं वो रहेंगे। लेकिन नेक्स्ट लोकसभा से अब कोई भी एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं होगा लोकसभा सदस्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। किस अनुच्छेद में ये वर्णन किया गया है?
तो सबका ये अधिकार कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। यही पूछा गया था ग्रुप डी में, सेम टू सेम पूछा गया था, ठीक है। तो किस अनुच्छेद में ये वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 48 ए में कहा गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 48 ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 148 में। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं इनको शॉर्ट में CAG कैग कहा जाता है और इनको क्या कहा जाता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। और हम बात करें कि देश के फर्स्ट कैग कौन थे? वी नरहरि राव। कौन? वी नरहरि राव जो हैं ये देश के पहले कैग थे और कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के लिए विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यों के लिए विधान परिषद का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 169 में किया गया है। अनुच्छेद 169 में वी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 अनुच्छेद हैं और तीनों महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 168 जो है इसमें क्या कहा गया है? तो राज्यों के लिए एक विधान मंडल होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 169 इसमें राज्यों के लिए एक राज्यों में विधान परिषद की रचना और उनकी समाप्ति का उल्लेख किया गया है। यदि कोई राज्य अपने राज्य में विधानसभा लागू करना चाहता है तो वो अनुच्छेद 169 के तहत करेगा, और यदि कोई राज्य अपने राज्य में पहले से विधान परिषद लागू है उसको खत्म करना चाहे, उसको समाप्त करना चाहे तो इसी अनुच्छेद के तहत में करेगा। अनुच्छेद 170 ये राज्यों की विधानसभा की संरचना का वर्णन करता है, ठीक है। राज्यों की विधानसभा की संरचना का वर्णन करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं, देती ही हैं। किस अनुच्छेद के तहत में देती हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 256, याद रखना अनुच्छेद 256 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नीति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? नीति आयोग का गठन, फटाफट से आंसर लगाइए फिर मैं आंसर बताऊंगा। नीति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो नीति आयोग है यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ओके, नीति आयोग से लेकिन कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर करी गई थी। कब? 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और यह एक गैर संवैधानिक संस्थान है, मतलब संविधान में इसका कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। ये फैक्ट सीधे पूछे जाते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री जी के द्वारा करी जाती है, ठीक है। और जो उपाध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 315 में किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है? दोस्तों किसी भी अपराध में यदि किसी अभियुक्त ने, किसी अपराधी ने कोई अपराध कर दिया है तो पुलिस या फिर न्यायपालिका यानी कि कोर्ट उस अपराधी को इसके लिए बाध्य नहीं करेगी कि भैया तुम खुद कह दो कि हमने मर्डर किया है, ठीक है। इसके लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 20 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 20 के 3 में इसका वर्णन किया गया है। इसको याद रखना, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति जो है ये किसके पास में है? संसद के पास में है, ठीक है। लेकिन कौन सा अनुच्छेद संसद को ये शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253 करता है।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो लेंदी है, लेकिन समझाने का तरीका आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसान भाषा में, देसी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। औरों की तरह क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, आगे बढ़ गए, कई मजा। ठीक है, आपको समझ में आता है, ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हमें कमेंट करके बताएं। क्या क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। भारत की विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। कौन सा, अनुच्छेद 51, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 51। और अनुच्छेद 51 का मैं आपको बता ही चुका हूं, फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य। क्या, मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का कल पूछा गया था यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 24, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 24 जो है ये बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या फिर अन्य जोखिम भरे कार्यों में शामिल नहीं किया जाएगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 24 में। कितनी उम्र से कम के बच्चे, तो 14 वर्ष से कम के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार, तो एक वर्ष में कम से कम लल्ला 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ठीक है, और ये उपबंध जो है ये आर्टिकल 85 में किया गया है, अनुच्छेद 85 में इसका उपबंध किया गया है कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक, ठीक है, अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, ये उपबंध किया गया है आर्टिकल 85 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 167 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और संविधान के भाग 9 में, याद रखना संविधान के कौन से भाग में, तो भाग 9 में। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ऋ तक, कहाँ तक, 243 ऋ तक पंचायतों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। याद रखना कहाँ से कहाँ तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। दोनों के लिए बात कर रहे हैं, एससी के लिए और एसटी के लिए। और लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे 131 सीटें रिजर्व हैं। लेकिन हम सभी को समझ लेते हैं, लोकसभा में हम बात करें एससी की सीटें कितनी रिजर्व हैं, तो 84। और हम बात करें एसटी के लिए कितनी हैं, तो एसटी के लिए हैं 47। ठीक है, टोटल कितनी हैं, तो 131 टोटल है रिजर्व एससी और एसटी के लिए। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में, हम चूंकि अनुच्छेद पढ़ रहे हैं ना, तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया ग्रुप डी में। ठीक है, अभी तो वित्त आयोग की जो स्थापना है, ठीक है, ये किस अनुच्छेद के तहत में की गई, अनुच्छेद 280 के तहत में। ठीक है, और वित्त आयोग की स्थापना करी कब गई है, तो 1951 में वित्त आयोग की स्थापना करी गई है। और किस अनुच्छेद के तहत में, तो अनुच्छेद 280 के तहत में। हमने कितने अनुच्छेद को डिस्कस किया,
तो हमने क्वेश्चन तो 40 डिस्कस करे, ठीक है, 40 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया, लेकिन 60 से 70 अनुच्छेद हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको इसी प्रकार से करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है, साइंस पढ़ना है, क्विक रिवीजन करना है आसान भाषा में, तो मैंने खुद अपनी मेहनत से और लंबे समय में इन दोनों ई बुक को, दोनों PDF को तैयार किया है। तो ताबड़तोड़ रिवीजन के लिए, बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे दोनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट इन लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। क्योंकि ये फीका की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आप चाहें तो फीका के बारे में भी 2 फैक्ट लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगता है, आपके अच्छे कमेंट आते हैं तो हमें अपने आप से एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि अभी दिन रात वर्क चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो दिन रात मैं आप लोगों के लिए लगा हुआ हूं, और आपके पॉजिटिव कमेंट देखकर जो एनर्जी मिलती है तो वर्क करने का मन भी करता है। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर दें, जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन तक इस वीडियो को पहुंचा दें। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, इसी प्रकार का जब भी मैं आपको वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे, यहाँ वहाँ भटकने की, सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसी प्रकार के कई टॉपिक हम बना चुके हैं, तो आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूज़फुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्टडी में व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।